तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफर पर जहां हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। मैं इतना शांत, सहयोगी और मासूम हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? रोहन को समझ नहीं आया। उसकी माँ सही कहती थी, एक प्यारा और अमीर लड़का अगर बाहर निकले तो उसे खुद की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक थी, कभी भी जान जा सकती थी। रोहन चोरों के सरगना की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। मार डालूंगा, मुझे मारना ही होगा। ये सब बहुत ही बुरे लोग हैं। एक कदम, दो कदम, वो जैसे जैसे पास जा रहा था, बाकी बंधकों की आंखों में उसके लिए दया थी। उन्हें उस पर तरस आ रहा था, लेकिन साथ ही थोड़ा सुकून भी कि वो पहले नहीं मारे जा रहे। वो खुद भी डर से कांप रहे थे। इन चोरों को एक मासूम लड़के तक पर दया नहीं आ रही थी। पुलिस अब तक क्यों नहीं आई? अगर हेलीकॉप्टर नहीं आया तो अगला नंबर उनका होगा। मार डालो, सबको खत्म कर दो। रोहन मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अब रास्ता सिर्फ एक था, इनको खत्म करना। 3 कदम, 4 कदम, अब वो सिर्फ आधे मीटर की दूरी पर था। जल्दी आ, सरगना चिल्लाया। बस, अब बहुत हुआ, अब और इंतजार नहीं। रोहन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुम लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? सरगना को लगा, शायद डर के मारे वो पागल हो गया है। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरगना को जैसे भूत दिख गया। अभी कुछ पल पहले जो लड़का एक मासूम मेमने जैसा लग रहा था, अब एक पागल भालू बन चुका था। उसका पूरा रूप ही बदल गया। सब कुछ जैसे थम गया हो, पर ये पल 1 सेकंड से भी कम में बीत गया। रोहन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। धड़ाम, फर्श की टाइलें टूट गईं। पत्थर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। वो बिजली की रफ्तार से उछलकर सरगना के सामने पहुंचा। इतनी तेज चाल और परफेक्ट फुटवर्क, जैसे तीर की तरह उड़ता हुआ। सरगना देख तो पाया, पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। रोहन की मुट्ठी लोहे की हथौड़ी जैसी उठी और सरगना के सिर पर गिरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चैट। बस इतना ही कह पाया, और रोहन का वार उसके सिर पर पड़ चुका था। धड़ाम, 1000 किलो से ज्यादा की ताकत, जैसे ट्रक ने सिर कुचल दिया हो। पहला खून। लेकिन रोहन के मन में कोई भावना नहीं थी। बस एक ही बात थी, बाकी 4 बचे हैं। उनके पास बंदूकें हैं। 1 सेकंड भी नहीं रुका। उसने सरगना की लाश को उठाया और पीछे खड़े चेहरे पर निशान वाले डाकू पर दे मारी। और साथ ही आगे की ओर दौड़ा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अब तक सीखी सारी लड़ाई की तकनीकें एक हो रही थीं। फुटवर्क और रफ्तार एक हो गए। तलवार और चाकू की तकनीक उसके हाथ पैर में समा गई। अब हथियार नहीं थे, उसके हाथ ही तलवार थे और पैर चाकू। निशान वाले डाकू पर जब लाश गिरी तो वो चौंक गया। तभी रोहन ने बाएं से पैर चलाया। चटाक, हड्डी टूटने की आवाज। धड़ाम, वो दीवार से टकराया जैसे रुई का गुड्डा हो। खून की उल्टी की और मर गया। डबल किल। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। बाकी 3 चोरों ने गोली चलानी शुरू कर दी। बंदूकें बहुत तेज और शक्तिशाली थीं। सीटी जैसी आवाज के साथ गोलियां हवा चीरती आईं, सिर, दिल, जान की ओर। रोहन तैयार था। उसने जमीन पर लुढ़कते हुए ऑफिस डेस्क के नीचे शरण ली। धड़ाम, गोलियां दीवार में जा घुसी और बड़ा छेद कर दिया। रोहन ने उस छेद को देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। शुरुआत में अगर सीधे भिड़ गया होता तो अब तक मारा जा चुका होता। यह विचार बस एक पल आया, फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी उठाई और फेंकी। और खुद दूसरी दिशा से निकल भागा। चोरों ने उड़ती कुर्सी देख गोलियां चला दी। अब गए काम से। और रोहन दूसरी दिशा से आ गया। उसने एक डाकू की कनपटी पर घूंसा मारा। वो वहीं गिर पड़ा। ट्रिपल किल। अब 2 बचे थे। उनमें से एक वही था जिसने सबसे पहले रोहन को मारने की बात की थी। इस बार और भी जोर से हमला किया। दोनों हाथों को मिलाकर हथौड़े की तरह उस पर दे मारा। वो 3 मीटर दूर जा गिरा। क्वाड्रा किल। अब सिर्फ ड्राइवर बचा था। वो डर से कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि रोहन कोई आम लड़का नहीं है। उसने भागते भागते गोली चलाई, लेकिन रोहन झुक गया और पास जाकर एक जोरदार मुक्का मारा। ये एकदम बेसिक तलवार चाल थी, पर हाथों से। एक बार, फिर एक और, आखिरी चोर भी गिर पड़ा। पेंटाकिल। 5 चोर मारे जा चुके थे। पूरा संघर्ष 1 मिनट से भी कम में खत्म हो गया। सभी बंधक चौंक गए, जैसे उनके मुंह खुले रह गए हों, पर आवाज न निकले। एक घायल महिला भी दर्द भूलकर उसे देख रही थी। हम दोनों ही बंधक थे, लेकिन तुमने चोरों को मार गिराया। क्या तुम राक्षस हो? हॉन्फ, हॉन्फ। 5 गिरने के बाद रोहन पहली बार खुलकर सांस ले पाया। थकावट, एक गहरी थकान ने उसे जकड़ लिया। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ कुछ सेकंड चली थी, लेकिन मानसिक रूप से वो मौत के किनारे पर झूल रहा था। एड्रेनलिन उसकी रगों में दौड़ रहा था। तुम लोगों ने मुझे मजबूर क्यों किया?
रोहन बड़बड़ाया और कमरे की तरफ देखा। चोरों की हालत देख उसका पेट मचल गया। उसने तुरंत मुंह फेर लिया। तभी उसकी नज़र बाकी बंधकों पर पड़ी। उनके चेहरों पर डर था। कुछ को उल्टी हो रही थी, लेकिन उनकी नज़रें अजीब थीं, जैसे किसी निर्दोष छात्र को नहीं, बल्कि एक खतरनाक हत्यारे को देख रहे हों। अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, क्या मानोगे? सभी ने एक साथ सिर हिला दिया, न मैं। फिर जल्दी से हाँ में सिर हिलाने लगे। लेकिन उनके चेहरे की शिकनें कुछ और ही कह रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोहन रात के करीब 9 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर आया। इससे पहले उसने घर फोन करके माँ पापा को बता दिया था कि वो दोस्तों के साथ डिनर कर रहा है। असल में उसे पुलिस स्टेशन में अपना बयान देने के लिए बुलाया गया था। सौभाग्य से रोहन एक पीड़ित था, इसलिए पुलिस ने मामले को समझने के बाद उसे जाने दिया। क्राइम ब्रांच के कप्तान ने खुद उसे बाहर तक छोड़ा और एक सिगरेट आगे बढ़ाई। लो, एक लोगे? रोहन ने संकोच नहीं किया। सिगरेट ले ली और होठों से लगा ली। दोनों ने सिगरेट जलाई और स्टेशन के बाहर खड़े होकर धुआं उड़ाने लगे। इतनी छोटी उम्र में सिगरेट पीना भी सीख लिया। यश चौधरी मुस्कुराया। उसकी बात मत करो। रोहन ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। यश ने आगे कुछ नहीं पूछा। फिर गंभीर होकर बोला, ये लुटेरे दूसरे शहरों से भागकर हमारे यहाँ आए थे। इन पर कई संगीन आरोप हैं और सब वांटेड क्रिमिनल हैं। तू समझ ही गया होगा कि ये कितने क्रूर लोग थे। बहुत निर्दोषों का खून इनके हाथों लगा है। ऐसे लोगों को मारकर तूने समाज से बुराई हटाई है। इसलिए खुद पर बोझ मत लेना। रोहन को थोड़ी राहत महसूस हुई। जैसा सोचा था, ये सब वाकई बुरे लोग थे। अगर मैं मजबूर न होता, तो एक आदर्श छात्र जिसकी परवरिश नैतिकता, ज्ञान और शारीरिक शिक्षा के साथ हुई है, इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों देता? यश चुप रह गया। ये लड़का थोड़ा बेहया लग रहा था। वो बोला, अब हमारी ओर से प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुझे एक सम्मान पट्टिका और इनाम भी मिलेगा। क्या? पट्टिका और इनाम भी? रोहन चौंक गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया, जरूरत नहीं है। मैं इसके लायक नहीं हूं। तू शायद नहीं जानता कि इस गैंग का इनाम बहुत बड़ा है। पूरे 1 लाख रुपये। यश ने समझाया। मुझे वाकई पैसे की जरूरत नहीं है, रोहन ने सहजता से कहा। क्या बात कर रहा है? यश हैरान रह गया। क्यों न ये इनाम आप लोगों को दान कर दूं? आप लोग जनता की सेवा करते हैं। इसे मेरी तरफ से धन्यवाद समझिए, रोहन ने कहा। पुलिस की तरफ से धन्यवाद। यश ने गहराई से सराहा। ओह हाँ, कप्तान साहब, मुझे याद आया, जब मुझे बंधक बनाया गया था, मेरी कार सड़क के बीच में छूट गई थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसे पुलिस ने जब्त किया है? अभी पूछता हूँ। यश ने कॉल लगाया, फिर गाड़ी का नंबर पूछा। कुछ ही देर में जवाब आया। हाँ, कार जब्त हुई है। चलो, मैं तुझे साथ ले चलता हूँ लेने। ठीक है, रोहन ने सिर हिलाया। चलते चलते यश बोला, सच कहूं तो तेरे हमले कुछ ज्यादा ही कड़े थे। ऐसी स्थिति पहली बार आई थी। शायद मैं अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाया, रोहन ने लाचारी से कहा। मेरी पहली बार तेरी तरह नहीं थी। मैं तो एक आसान काम में भी बुरी तरह फेल हो गया था। एक सीनियर ने बचाया था, यश यादों में खो गया। फिर उसने कहा, इतनी छोटी उम्र में तू उन्नत स्तर का मार्शल अनुशिष्य है। 2 साल में तू योद्धा बन जाएगा। आप मुझे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कप्तान साहब। सब किस्मत का खेल है, रोहन ने विनम्रता दिखाई। कार मिलने के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। यश ने उसकी स्पोर्ट्स कार देखी और हैरानी से सिर हिलाया। अब समझ में आया, 1 लाख तेरे लिए कुछ नहीं है। रोहन कार में बैठा और हाथ हिलाकर बोला, कप्तान साहब, आज के लिए धन्यवाद। अब घर जाना होगा, वरना माँ पापा चिंता करेंगे। बिल्कुल, तू तो अभी स्कूल का छात्र है। जल्दी जा। यश मुस्कुराया। अल्पविराम। यश को जाता देख एक 30 साल का आदमी उसके पास आया। कौन है ये लड़का? तू खुद छोड़ने गया। कोई खास नहीं, लेकिन ये उन्नत स्तर का मार्शल अनुशिष्य है। आज इसने 5 सशस्त्र अपराधियों को खाली हाथ मार गिराया, यश ने बताया। सिर्फ 17 साल का, और इतने खतरनाक अपराधियों को मार दिया। वह दंग रह गया। कौन जाने ये लड़का कहाँ से आया, लेकिन बहुत आगे जाएगा, यश ने भी सिर हिलाया। अल्पविराम। रोहन को पीछे हो रही बातें नहीं पता थीं। वह अपनी कार में सीधा जीवन कला मार्शल हाउस पहुंच गया। दूसरी मंजिल पर जाकर उसने अभ्यास कर रहे छात्रों को देखा, तो थोड़ा शांत महसूस हुआ। वो हाल में घूमते हुए गिरे हुए गुण बटोरता रहा, फिर एक पंचिंग बैग के सामने जाकर मुखों का अभ्यास शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़, जैसे उसमें जमा तनाव को निकालने का यही तरीका था। उसकी बाहों की छाया हवा में लहराने लगी। बैग बुरी तरह हिलने लगा। पास खड़े छात्र घबरा गए और कुछ कदम पीछे हट गए। उसके दिमाग में बार बार उन लुटेरों को मारने का दृश्य घूम रहा था। अगर उसे फिर से मौका मिलता, तो क्या वो दोबारा वैसा ही करता? जवाब था हाँ। शायद उसे आदत नहीं थी, लेकिन वो गलत नहीं था। जो मारता है, उसे भी मारा जाता है। और उस वक्त अगर वो उन्हें नहीं मारता, तो वो उसे और खतरनाक तरीके से जवाब देते। उनके पास रून गन थी।
अगर जरा भी चूक हो जाती तो मरने वाला वो होता। उसने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता था। फिर उसने तलवार और छुरी के अभ्यास में खुद को झोंक दिया। वो रुकना नहीं चाहता था, थकना चाहता था, ताकि दिल का बोझ हल्का हो। रात 11 बजे तक वह लगातार अभ्यास करता रहा। जब सभी छात्र चले गए, वह थका हुआ अपनी कार तक गया और घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर ही उसे राहत महसूस हुई। बेटा, दोस्तों के साथ डिनर पर गए थे ना? फिर ये मार्शल एकेडमी क्यों? माँ, रेखा ने उसे पसीने में भीगा और थका हुआ देखकर पूछा। खाने के बाद चला गया। नियमित अभ्यास जरूरी है, रोहन मुस्कुराया। इस बार तो तू वाकई गंभीर लग रहा है, रेखा ने स्नेह से कहा। जा, नहा ले, मैं तुझे कुछ हल्का खाना बना देती हूँ। माँ की ममता ने उसके ठंडे दिल को गर्म कर दिया। वो मुस्कुराया और ऊपर चला गया। कपड़े लेकर बाथरूम में घुसा और नल चालू किया। ठंडे पानी की धार उसके थके शरीर को छूकर जैसे सब धो रही थी। नहाने के बाद उसने खुद को सुखाया और नीचे आया। वाह माँ, क्या खुशबू है। तेरे पसंदीदा अंडा नूडल्स, स्टार बीस्ट के मांस से सूप बनाया है, रेखा बोली। इसलिए खुशबू अलग है। रोहन ने जल्दी से चॉपस्टिक ली और एक बड़ा निवाला लिया। बहुत स्वादिष्ट है। वो नूडल्स को ऐसे निगलता रहा जैसे बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खा रहा हो। और खा, तेरा अभ्यास बहुत ऊर्जा लेता है, माँ बोली। ठीक है। कुछ ही मिनटों में उसने आधे से ज्यादा नूडल्स खत्म कर दिए। फिर सिर उठाकर पूछा, पापा कहाँ हैं? बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। 2 दिन बाद आएंगे, माँ ने कहा। ठीक है। खाना खत्म कर रोहन ने पेट सहलाया और बोला, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। आप भी जल्दी सो जाए। बर्तन धोकर सो जाऊंगी, माँ ने कहा। रोहन अपने कमरे में गया और मोबाइल उठाया। कुछ अनपढ़े मैसेज थे। रिया ने पूछा था, क्या कर रहा है? एक संदेश राहुल से था, वो उसके साथ अभ्यास करना चाहता था। बंधक बनने के दौरान ये सब आए थे, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने जवाब अगली सुबह देने का सोचा। कंप्यूटर ऑन किया और थोड़ी देर इंटरनेट पर हल्की फुल्की चीजें देखीं। जब नींद आने लगी तो खुद से कहा गुड नाइट। फिर आंखें बंद की और नींद की दुनिया में खो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शनिवार था। रोज की तरह देर तक सोने की आदत के विपरीत रोहन आज थोड़ी देर से उठा। जब उसने आंखें खोली, घड़ी में 8:30 बज चुके थे। खिड़की से धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखों पर हाथ रखकर रोशनी से खुद को बचाया, फिर धीरे धीरे उठकर बाथरूम गया। उसने ब्रश किया, चेहरा धोया और नीचे उतर आया। नीचे 2 नौकरानियां, पुष्पा और लीला, काम में लगी थीं। पुष्पा फर्श साफ कर रही थी और लीला धूल झाड़ रही थी। विला बहुत बड़ा था, जिसे अकेले साफ करना आसान नहीं था। जाग गए? आओ नाश्ता कर लो, उसकी माँ कविता ने कहा। माँ, आपने जगाया क्यों नहीं? रोहन ने पूछा। तू कल बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए नहीं जगाया। शनिवार है, 1-2 घंटे देर से उठने से कुछ नहीं होता, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। अब साहब तो मेहनती होते जा रहे हैं, लीला ने मुस्कुराकर कहा। पुष्पा ने कहा, सुनने में आया है कि अब साहब मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। मेरा बेटा भी सीखता था, पर उसमें हुनर नहीं था। आखिर में छोड़ना पड़ा। हम जैसे आम लोगों के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है। इतनी तारीफ मत करो, वरना उड़ने लगेगा, कविता ने हंसते हुए टोका। रोहन ने नाश्ते के साथ साथ थोड़ा हंसी मजाक भी किया और समय निकालकर रिया और यश के मैसेज के जवाब भी दिए। फिर उसने माँ को बताया और कार लेकर निकल गया। जिशन मार्शल हाउस के दूसरे माले पर पहुंचकर उसने कुछ परिचित छात्रों का अभिवादन किया। अरे रोहन, आज लेट हो गया, सूरज ने मुक्केबाजी रोककर पसीना पोंछते हुए कहा। सो गया था, माँ ने नहीं जगाया, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। सब माएं एक जैसी होती हैं, सूरज हंसकर बोला। सुन, मैं जल्द ही उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य बनने वाला हूँ, सूरज ने उत्साहित होकर कहा। बधाई हो, कब का प्लान है? रोहन थोड़ा चौंका, पर फिर सहज हो गया। सुबह तैयारी कर लूंगा और दोपहर में परीक्षा दूंगा। अगर सब सही रहा तो तीसरे माले पर चला जाऊंगा। वहां और भी घातक लोग हैं, संभल कर जाना, रोहन ने चुटकी ली। थोड़ा समय दो, सबको पकड़ लूंगा। तू भी ज्यादा देर मत लगाना, तेरे साथ प्रैक्टिस करके मैं और तेज बढ़ता हूँ, सूरज ने कहा। ठीक है, पीछे नहीं रहूंगा, रोहन मुस्कुराया। दोनों ने थोड़ी बातचीत के बाद अभ्यास शुरू कर दिया। दोपहर में रोहन ने सूरज की परीक्षा देखी। सभी मानदंड पूरे हो चुके थे। सूरज सफलतापूर्वक उन्नत स्तर का शिष्य बन गया और तीसरे माले चला गया। रोहन को सच में उसके लिए खुशी हुई। उन्नत स्तर का शिष्य बनना, योद्धा बनने की दिशा में एक बड़ा कदम था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। काश मुझे कोई बल पुस्तिका मिल जाए, रोहन ने मन ही मन सोचा। देर शाम तक वो अकेडमी में ही रहा। खूब अभ्यास किया और साथ ही मिले हुए गुणों को भी समेटता रहा। रविवार सुबह 9 बजे के बाद अभ्यास करते समय रोहन को मनीष का कॉल आया।
मनीष ने बताया कि आज एक बैठक है जिसमें कई पुराने और नामी घरानों के लोग मिलेंगे। उसने रोहन, रिया और यश को भी बुलाया। पहले तो रोहन टालने का सोच रहा था, लेकिन मनीष की जिद के आगे झुकना पड़ा। दोस्ती निभाना भी जरूरी था। उसे वैसे भी इस तरह की पार्टियों में दिलचस्पी नहीं थी। पिछली जिंदगी में ऐसे तमाम कार्यक्रमों में जा चुका था। वहां अमीरजादे, अफसरों के बच्चे बस खाते पीते, खेलते और दोस्ती निभाते थे। लेकिन जब उसके परिवार पर बुरा समय आया तो वही लोग दूर हो गए। तभी उसे समझ में आया, ये सब दिखावे की दोस्ती थी। चलो, कम से कम अच्छा खाना मिलेगा, रोहन ने खुद को समझाया। उसने तलवार और तलवारदान वापस शस्त्रगृह में रखे और घर जाकर कपड़े बदलकर तैयार हो गया। माँ, आज रात खाना नहीं खाऊंगा। मनीष और दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ, रोहन ने कहा। अच्छा है, बाहर भी जाया कर। सारा दिन मार्शल आर्ट्स में डूबा रहता है। कहीं ऐसा न हो कि तू किसी लड़की से मिलना ही भूल जाए। कविता ने चिंता जताई। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही रोहन को चक्कर आने लगा। उसकी माँ के हाव भाव से लग रहा था कि ये बात जल्दी नहीं खत्म होने वाली, इसलिए वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। बच गया। जब कार चला रहा था तब भी वही डर दिमाग में घूम रहा था। 10 मिनट बाद रोहन टोल प्लाजा पर मनीष और दोस्तों से मिला। पार्टी का आयोजन बावगिरी पहाड़ की एक विला में था। मेजबान का परिवार प्रभावशाली था और यह विला उसी की निजी संपत्ति थी। चारों लोग 2 गाड़ियों में पहुंचे। रिया रोहन के साथ थी और रास्ते में उसने थोड़ी जानकारी दी। उसे भी ज्यादा पता नहीं था। मनीष आगे आगे चल रहा था और बाकी उसकी कार के पीछे। यश का मन थोड़ा खट्टा हो गया। वो रिया के साथ बैठना चाहता था, लेकिन रिया तो पहले ही रोहन की कार में जा चुकी थी और उसमें 2 ही सीट थी। यश को अब चुप रहना पड़ा। बावगिरी पहाड़ पूर्वी कोलकाता के बाहरी इलाके में था। हाईवे से आधे घंटे में पहुंच सकते थे। रास्ते में बोर्ड लगे थे। उन्होंने हाईवे छोड़ा और एक सीमेंट की सड़क से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वर्षों की तरक्की के बाद वहां कई विला और मनोरंजन स्थल बन चुके थे। सड़क भी अब चौड़ी और सुंदर थी। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए सड़क ऊपर तक जाती थी। सड़क के दोनों तरफ हरियाली थी, चिड़ियों की चहचहाहट और बहते झरनों की आवाज मन को सुकून दे रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार जंगल के किनारे से गुजर रही थी। दोनों तरफ घने, ऊंचे पेड़ों की कतारें थीं। बीच बीच में रंग बिरंगे पक्षी उड़ते और फिर सड़क किनारे बैठ जाते, जैसे गाड़ियों से कोई डर न हो। झाड़ियों से एक सफेद खरगोश झांका। उसकी आंखें लाल जैसे चमकती हुई, फर चिकनी और कान मुड़े हुए। अरे देखो, कितना प्यारा खरगोश है, रिया चहक उठी। रोहन ने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र खरगोश पर डाली और मुस्कुरा दिया। ये छोटा खरगोश, छोटा तो बिल्कुल नहीं है। कार तेजी से आगे निकल गई। खरगोश झाड़ियों में फिर से गायब हो गया और रिया मायूस हो गई। कुछ देर बाद दोनों कारें पहाड़ी के बीचों बीच बनी एक विला के सामने रुकीं। वो विला पहाड़ की दीवार से सटा हुआ था, हरियाली से घिरा, बेहद शानदार और फिर भी स्वाभाविक। कार से उतरकर रोहन और उसके दोस्त विला की ओर बढ़े। दरवाजे पर कुछ कर्मचारी स्वागत के लिए खड़े थे। अंदर दाखिल होकर वे एक लंबे गलियारे से गुजरे, जो एक बड़े हॉल में खुलता था। वहां पहले से ही काफी लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक युवक मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। भाई, आ गए, अपने दोस्तों से तो मिलवाओ। ये मेरा छोटा भाई सूरज, राहुल ने कहा। और ये हैं मेरे खास दोस्त रोहन, रिया और यश। सूरज को ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि राहुल ने रोहन को बड़ा भाई कहा। वो जानता था कि राहुल आमतौर पर किसी को इतनी आसानी से नहीं मानता, तो जरूर रोहन के प्रति उसका खास सम्मान था। अगर राहुल आपको बड़ा भाई मानता है तो मैं भी आपको भाई कहूंगा, सूरज ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, हम सब बराबर हैं। नाम से ही बुलाओ, रोहन ने विनम्रता से जवाब दिया। सूरज ने फिर रिया और यश से बातचीत की और सबका ध्यान अच्छे से रखा। धीरे धीरे सूरज सबको बाकियों से भी मिलवाने लगा, जिससे रोहन और उसके दोस्त माहौल में घुलने लगे। रोहन ज्यादा सामाजिक नहीं था, लेकिन वहां मौजूद लोगों से शिष्टता से पेश आ रहा था। सबसे ज्यादा ध्यान रिया को मिल रहा था। उसकी खूबसूरती और सादगी लोगों को आकर्षित कर रही थी। कई युवक उसकी तरफ बार बार देख रहे थे और यश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर में और भी लोग आ गए, अब संख्या 20 के करीब थी। सभी अमीर घरों या सरकारी अफसरों के बच्चे थे। सूरज, ये पार्टी किसकी है? राहुल ने धीरे से पूछा। जोया चौधरी, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जोया चौधरी, चौधरी परिवार वाली? हाँ, वही। परिवार की तीसरी संतान। पहले विदेश में थी, अब वापस आ गई है। मतलब अब यहीं रहेगी। हाँ, और शायद परिवार में उसे लेकर कुछ घमासान भी हो सकता है। सूरज के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। रिया और यश भी ये सब सुन रहे थे। अमीर परिवारों के बच्चों की ये बातें वे समझ सकते थे। रोहन चुपचाप था। ये झगड़े उससे कोई वास्ता नहीं रखते थे। उसे तो बस योद्धा बनना था, फिर ये सब मामूली चीजें लगती।
तभी बाहर से कदमों की आवाजें आईं और 4 लोग अंदर दाखिल हुए। माफ कीजिए, एक दोस्त को लेने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, बीच में खड़ी लड़की ने कहा। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल रही होगी। लंबी, छरहरी और बेहद आकर्षक। उसमें एक आत्मविश्वासी ठाठ था, जैसे सफेद हंस जो गर्दन ऊंची करके सब पर नजर डालता है। कोई बात नहीं, हम भी अभी आए हैं, भीड़ में से कई लोग बोले। अरे, ये तो ललित भी है, राहुल ने रोहन से पूछा। जोया ने कहा, ना, वो उसका दोस्त है, यश ने कहा। ललित का हमसे पुराना झगड़ा है। कहीं वो जोया के सामने हमारी बुराई न करे, रिया ने चिंता जताई। अगर उसने कुछ कहा तो रोहन ही उसकी खबर लेगा। कॉलेज में तो वो रोहन से छिपता फिर रहा था, राहुल ने हंसते हुए कहा। अब चुप रहो, ये उनका इलाका है, रोहन ने शांत स्वर में कहा। जोया अब सबसे बात कर रही थी और जल्दी ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ललित उसका साथ नहीं छोड़ रहा था, जिससे साफ था कि उसकी जोया के साथ खास पहचान थी। कुछ देर बाद जोया एक ग्लास वाइन लेकर रोहन और उसके दोस्तों के पास आई। आप कुछ अनजान लग रहे हैं। किस परिवार से हैं आप सब? उसका तरीका बेहद सम्मानजनक था। प्रतिभाशाली युवक, अगर रोहन जैसे स्टूडेंट को ये कहा जाए तो मानो उस शब्द का स्तर ही गिर जाए। ललित का चेहरा उतर गया। उसके साथ खड़े युवराज का चेहरा भी वैसा ही हो गया। जोया ने उनके बीच के अजीब माहौल को भांप लिया। मुस्करा कर पूछा, आप सब एक दूसरे को जानते हैं क्या? बिल्कुल, पुराने क्लासमेट हैं हम, पुराने दोस्त, राहुल ने हंसते हुए कहा। ललित बाबू, अब तो आप पहले से अच्छे दिख रहे हैं, रोहन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ललित का चेहरा और भी बिगड़ गया। जोया के चेहरे पर थोड़ी असहज मुस्कान आ गई, लेकिन सूरज ने तुरंत रोहन और उसके दोस्तों का परिचय करा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओह, तो ये वाकई में वर्मा खानदान के 5वें बेटे हैं, रिया मुस्कराते हुए बोली। पिछले पल की उसकी भावनाएं पल भर में गायब हो गईं। यहां आने से पहले उसने डोंगपुर शहर के सभी बड़े और छोटे प्रतिष्ठित परिवारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली थी। इसलिए जब सुनील ने इन लोगों का परिचय कराया तो तुरंत उनके नाम और पहचान उसके दिमाग में चमक उठे। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद वह शालीनता से उनसे विदा लेकर वहां से हट गई। जब वह थोड़ी दूर चली गई तो अजय ने धीरे से कहा, हमारे परिवार शायद रिया की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। हालांकि रिया ने कोई भाव नहीं दिखाया, पर सबने उसकी व्यवहारिक दूरी को महसूस कर लिया था। सुनील को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने ही अजय और उसके दोस्तों को बुलाया था, इसलिए रिया का रवैया उसे अपमानजनक लगा। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। छोड़ो यार, हम यहाँ सिर्फ मस्ती और अच्छे खाने के लिए आए हैं। दोस्ती तो बस एक बहाना है। सुनील, इतना मत सोचो। फ्री में खाना पीना और घूमना तो मजेदार है, अजय हंसते हुए बोला। बाकी तीनों का मूड थोड़ा हल्का हो गया। अरे, ये ललित रंजन की जान पहचान रिया से कैसे हो गई? उनका परिवार तो इतना प्रभावशाली नहीं कि रिया जैसे किसी से जुड़ पाए, विनय ने पूछा। मैंने सुना है कि रिया मार्शल शिष्यों की तलाश में है, खासकर उन लोगों की जो उन्नत स्तर पर हैं और भविष्य में योद्धा बनने की संभावना रखते हैं, सुनील बोला। सही है। जब ललित उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य बना तो उसके परिवार ने पूरे शहर में ऐलान कर दिया था कि उनके यहाँ एक प्रतिभाशाली लड़का है जो एक दिन योद्धा बनेगा, यश ने बातचीत में हिस्सा लिया। योद्धा बनना आसान नहीं है। उन्नत स्तर के शिष्य तो बहुत मिलते हैं, पर उनमें से 1000 में से एक ही आगे बढ़ पाता है। ललित का परिवार चाहे जितना संसाधन झोंक दे, यह जरूरी नहीं कि वह सफल हो ही जाए, अजय ने तीखे स्वर में कहा। पर रिया को उसे अपने करीब लाने से ये बात नहीं रोकती, विनय ने व्यंग्य से कहा। जाल जितना बड़ा फैलाओ, मछलियां उतनी ज्यादा फंसेंगी। ललित तो बस एक मछली है। लेकिन अगर रिया को रोहन की असली ताकत का पता चल जाए। हाँ, अजय ने शरारती हंसी के साथ कहा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। चाहे वो मुझसे कितनी भी विनम्रता से पेश आए, मैं उसके मामलों में दखल नहीं दूंगा, रोहन ने सिर हिलाकर कहा। सुनील को उनकी बात सुनते हुए अचानक ललित के थोड़ी देर पहले के हाव भाव याद आए, कुछ अनुमान लगाते हुए उसकी आंखों में हल्की चमक आई। लेकिन उसने कुछ नहीं जताया। वह सामान्य बना रहा और धीरे धीरे रोहन के समूह में खुद को घुलाने लगा। यश और विनय को सुनील की मिलनसार प्रवृत्ति पसंद आई। रोहन उसकी मंशा समझ रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी वह अजय का कजिन था, तो ये रिश्ता उसे आसानी से स्वीकार्य बना देता था। इसलिए सब मिलकर बातें करते हुए अच्छा समय बिता रहे थे। दोपहर का समय था। टेबल पर एक से बढ़कर एक लजीज पकवान सजे हुए थे। उनकी खुशबू सबके मुंह में पानी ला रही थी। ये तो स्टार बीस्ट डिशेज हैं, यश ने धीरे से कहा। वह पहले इन्हें देख चुका था। रिया ने इस आयोजन पर खूब पैसा खर्च किया है। ये डिशेज बहुत महंगी होती हैं, अजय ने कहा। जब सब बैठ चुके, कुछ मेहमान धीरे धीरे रिया के नजदीक खिसकने लगे। थोड़ी ही देर में टेबल का आगे का हिस्सा भर गया। टेबल लंबी और आयताकार थी। आखिर में रोहन और उसके दोस्त टेबल के एकदम आखिरी हिस्से में बैठ गए। वे थोड़े अलग थलग से लग रहे थे। खाना शुरू हो गया।
रोहन ने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। जैसे ही उसकी जबान से टुकड़ा लगा, उसे समझ में आ गया कि इसमें मौजूद ऊर्जा ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी। शायद ये पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जंगली जानवर हैं जिनमें मामूली बदलाव आए हैं। उसने निष्कर्ष निकाला। ये बात सही थी। यहाँ ज्यादातर लोग सामान्य इंसान ही थे। वे असली स्टार बीस्ट के मांस की ऊर्जा को झेल नहीं सकते थे। रोहन ने सब पर नजर डाली। बहुत से अमीरजादे और अधिकारियों के बच्चे बेहद कमजोर लग रहे थे, जैसे जरा सी हवा में गिर पड़े। इन लोगों के लिए स्टार बीस्ट मांस का थोड़ा बहुत सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद था, लेकिन ज्यादा खा लिया तो जहर जैसा असर करता। जान तक जा सकती थी। रिया ये बात समझती थी, इसलिए उसने ऐसी चीजें परोसी थीं। बाकी लोग तो इस बात से अनजान थे। ये मामूली बदलाव वाले जंगली जानवर अमीरों के लिए दुर्लभ भोजन की तरह थे, जो आम लोगों को शायद ही कभी मिलते हों। साथ ही ये डिशेज उन्नत स्तर के रसोइयों द्वारा पकाई गई थीं। स्वाद, रंग और खुशबू में बेजोड़, शरीर को भी लाभ पहुंचाती थीं। सबने मजे से खाया। सबको यही लगा कि रिया बहुत समझदार और ध्यान रखने वाली मेजबान है। ये भोजन 1 घंटे से भी ज्यादा चला। जब सब तृप्त हो चुके, रिया खड़ी हुई और बोली, 52 पर्वत में कई मनोरंजन स्थल हैं। दोपहर में थोड़ा आराम कर लें, फिर 2:30 बजे हम सब मस्ती के लिए बाहर निकलेंगे। जब यहाँ तक आए हैं तो खूब आनंद लेना चाहिए। सबने सहमति जताई। विला में कई कमरे थे, तो मेहमान अपने कमरे खोजने चले गए। जो लोग आराम करना चाहते थे उन्होंने विदा ली, बाकी आपस में बातें करने लगे। अजय, विनय और यश रोहन जितनी ऊर्जा नहीं रखते थे, इसलिए थोड़ी देर आराम करने चले गए। रोहन ने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के बाद से हमेशा खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की आदत डाल ली थी। इस वक्त कोई जरूरी काम नहीं था, तो उसने भी थोड़ा झपकी लेने का सोचा। 2:30 बजे सब कमरे से निकलकर हॉल में इकट्ठा हुए। रिया के नेतृत्व में वे पहाड़ की ओर निकल पड़े। वहां वाकई में कई मनोरंजन स्थल थे, जैसे खुले स्विमिंग पूल, जहां गर्मी में वाटर गन से खेला जा सकता था, और रास्ते में बिकिनी पहने सुंदर युवतियां भी दिख जाती थीं। अमीरजादियों में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ एक खास क्षेत्र था जिसे शिकार क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया गया था। लोग टीम बनाकर शिकार कर सकते थे। बहुत रोमांचक अनुभव था। लड़कों को बंदूकें पसंद होती हैं, तो ये खेल उन्हें बहुत भाता था। समूह जल्द ही स्विमिंग पूल के पास पहुंचा। यह एक छोटे झरने के नीचे बना हुआ था। वहां आसपास कई और मनोरंजन की चीजें थीं। कई लोगों का मन हुआ कि अभी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाएं। ओए, कोई पहले ही कूद चुका था। एक लड़का भेड़िए की तरह चिल्लाया और बिना कपड़े उतारे पूल में छलांग लगा दी। पानी चारों ओर छिटक गया। ललित, पागल हो गए हो क्या? उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा। ललित ने पानी से सिर निकाला और मुंह पोंछते हुए जोर से हंसा, मजा आ गया यार। जो खेलना है, आ जाओ नीचे। क्या सोच रहे हो? तुम सचमुच अपने नाम जैसे ही हो, बेपरवाह और मस्तमौला, रिया ने तारीफ की। ललित फिर से जोर से हंसा। पगला है पूरा, अजय ने धीमे से मुस्कराते हुए कहा। शिकार क्षेत्र पास ही है। जो जाना चाहे, वह स्टाफ के पास जाकर नाम दर्ज करवा सकता है। जो सबसे ज्यादा शिकार पकड़ेगा, उसे मेरे पास से एक खास तोहफा मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखें, वहां कुछ आक्रामक जंगली जानवर भी हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप लोग समूह में जाएं। अकेले गए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। रिया ने सबको समझाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही चंचल बोली पूरी हुई, लोग अपने दोस्तों को खबर देकर शिकार के मैदान की ओर बढ़ने लगे। रोहन की भी दिलचस्पी जाग गई। उनसे जुड़ने से पहले उसने अपनी क्षमताओं का पैनल देखा। बुद्धिमत्ता 82, शारीरिक क्षमता 167, शक्ति 2888, गति 1033, युद्ध कौशल, मूल मुक्केबाजी प्रवीण, मूल पगचाल प्रवीण, मूल तलवार कौशल प्रवीण, मूल कृपाण कौशल प्रवीण, बंदूक कौशल प्रारंभिक प्रवीणता। पिछले कुछ दिनों में उसकी क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ती गई थीं, और अब बंदूक कौशल भी उसमें जुड़ चुका था। ये कौशल उसने 2 दिन पहले 5 डाकुओं को मारते समय पाया था। वे सब युद्ध शिष्य थे और उनके पास सिर्फ मूल मुक्केबाजी और पगचाल थी, लेकिन उनके पास बंदूकें थीं। उन्हीं से उसे बंदूक कौशल के बहुत सारे गुण मिले थे। उन 5 से मिले गुणों ने रोहन की बंदूक चलाने की क्षमता को प्रारंभिक प्रवीणता तक पहुंचा दिया। उस दिन उसे एक और चीज मिली, रून बंदूक। हर डाकू के पास एक रून बंदूक थी। उनके नेता ने एक और बंदूक छिपाकर रखी थी। बंधकों के भाग जाने के बाद रोहन ने शवों की तलाशी ली। सौभाग्य से डाकुओं ने सभी सुरक्षा कैमरे तोड़ दिए थे, जिससे रोहन को पूरा मौका मिला। तभी से उसने अपने पास एक बंदूक छिपाकर रखी हुई थी। जब उसने सुना कि शिकार के मैदान में असली बंदूकों का इस्तेमाल हो सकता है, तो उसके मन में उत्साह दौड़ गया। रोहन भैया, चलो थोड़ा मजा करते हैं, सुजय ने चमकती आंखों से पूछा। यश और करण भी उत्साहित लग रहे थे। रोहन मुस्कुराया। लगता था सबके मन में वही चल रहा था।
छोटी रिया, तुम चल रही हो? रोहन ने रिया से पूछा। नहीं, तुम लोग असली बंदूकें चलाओ, मैं अपनी पानी वाली बंदूक से खेल लूंगी। रिया ने हाथ में अचानक प्रकट हुई पानी वाली बंदूक लहराई। ठीक है, जब तक तुम खुश हो। रोहन की आंखें थोड़ी फड़क गईं। उसने सुजय और बाकी दोस्तों से कहा, चलो चलते हैं। रिया दूसरी लड़कियों के साथ पानी वाली बंदूक की टीम में शामिल हो गई। रोहन और उसके दोस्त शिकार के मैदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। रजिस्ट्रेशन करवाकर और बंदूकें लेकर वे अंदर दाखिल हुए। जो बंदूकें उन्हें मिलीं, वे भी रून बंदूकें थीं, लेकिन उनका बल डाकुओं की बंदूकों से कम था। कमजोर रून बंदूकों से सिर्फ सबसे कमजोर म्यूटेंट जानवरों को मारा जा सकता था। उनकी बंदूकें एक स्टार भी नहीं मानी जाती थीं। फिर भी, जब सुजय और बाकी दोस्तों ने बंदूकें हाथ में लीं, तो ऐसा लगा जैसे कोई बेशकीमती चीज छू ली हो। काफी मिलेजुले भावों के साथ वे सब अंदर चले गए। पूरा शिकार क्षेत्र धातु की बाढ़ से घिरा हुआ था, जिस पर रून अंकित थे। इसकी रक्षा क्षमता सामान्य बाढ़ से कई गुना बेहतर थी। अंदर रोशनी थोड़ी कम थी। ऊंचे पेड़ उगे थे, जिनकी घनी छाया सूरज की किरणों को नीचे नहीं आने देती थी। जमीन पर सूखे पत्ते और टहनियां थीं, जो कदम रखते ही चरमराने लगती थीं। क्या यहाँ की सफाई का कोई विशेष स्टाफ नहीं होता? सुजय ने शिकायत की। जरूरत नहीं, बहुत से लोग तो इसी माहौल की वजह से आते हैं। अगर सब साफ सुथरा हो गया तो मजा ही चला जाएगा, करण ने कहा। बात तो सही है, सुजय ने सिर हिलाया। यश ने आंखें घुमा लीं। उसे स्वीकार करना पड़ा कि सुजय कभी कभी बेवकूफी कर बैठता था। तभी धाएं, एक जोरदार गोली की आवाज उनके कानों में गूंजी और वे सब चौंक उठे। भाई रोहन, गोली क्यों चलाई? सुजय ने सीना पकड़ते हुए पूछा। रोहन ने ठुड्डी से इशारा किया। सबने देखा, एक बड़ा सा भूरा खरगोश झाड़ियों में मरा पड़ा था। शानदार शुरुआत, सुजय हंस पड़ा। यश और करण को भी हैरानी हुई। उन्हें तो पता ही नहीं चला था कि वो खरगोश वहां था। एक गोली, सीधा निशाना। खरगोश उठाकर वे आगे बढ़ गए। शिकार का असली मजा तो अंदर था। 1 घंटे बाद सभी के हाथों में जानवर थे। अच्छी कमाई हुई थी। आगे कुछ हलचल है, रोहन ने कहा और सब चुप हो गए। धीरे धीरे सभी ने पेड़ों के पीछे छिपकर ध्यान लगाया। जल्दी पकड़ो, भागने न पाए, कोई चिल्लाया। सुजय और उसके दोस्तों ने देखा, वो चंचल, वीरेंद्र और उनके दोस्त थे। वीरेंद्र ने चंचल के सामने दिखावा करने के लिए दौड़ते हुए गोली चलाई। धाएं, धाएं, धाएं। तीनों गोलियां खाली गईं। काला साया बेहद फुर्तीला था। वीरेंद्र, अगर मार नहीं सकते तो गोली मत चला, हमें भी लग सकती है। सुजय चिल्लाया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वीरेंद्र ने झल्लाकर कहा। अरे ये शिकार मैदान तुम्हारे पापा का है क्या? सुजय ने पलटकर जवाब दिया। वो भाग रहा है, चंचल चिल्लाई। भाई रोहन, सफेद भेड़िया तुम्हारी तरफ आ रहा है, सुजय ने चेताया। रोहन नहीं चाहता था कि वह गोली चलाए। ये शिकार उनका था और अगर वह बीच में आता तो मन में बैर घर कर सकता था। पर वीरेंद्र लगातार गोली चलाता रहा और निशाना चुका। जो भी इसे मारेगा, मैं उसकी एक मुराद पूरी करूंगी, चंचल चिल्लाई। रोहन ने सफेद भेड़िए की ओर देखा। क्यों मेरी ही तरफ भागा तू? एक गोली चली। रोहन ने उसकी चाल को भांपकर गोली उसके रास्ते में चलाई। गोली सीधे पेट में लगी। भेड़िया चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। तूने मार दिया, सुजय चिल्लाया। वो पेड़ के पीछे से निकलकर वीरेंद्र पर हंसने लगा। वीरेंद्र का चेहरा हरा पड़ गया। किस्मत का मारा, वीरेंद्र बड़बड़ाया। यश और करण भी पास आ गए। सब भेड़िए के चारों ओर खड़े होकर उसकी खाल को देख रहे थे। क्या खाल है? यश बोला। चंचल ने आकर भेड़िए की खाल को सहलाया और मुस्कराकर बोली, बेहद सुंदर। इससे एक शानदार मफलर बनेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सफेद भेड़िया अपनी रेशमी त्वचा और चमकदार सफेदी के कारण बेहद आकर्षक था। उसका स्पर्श भी बेहद सुखद था और वह सर्दी में गर्माहट बनाए रखने में सक्षम था। रिया को वह भेड़िया देखते ही भाग गया। उसने भेड़िए को पीछे चल रही लड़की को पकड़ाया, फिर उठकर रोहन की ओर मुड़ी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बंदूक चलाने की कला इतनी अच्छी है। अभी जो तुमने मदद की उसके लिए शुक्रिया। जैसा मैंने कहा था, तुम मुझसे एक बात मांग सकते हो, रिया ने मुस्कराकर कहा, लेकिन हद पार मत करना। रिया ज्यादातर वक्त घमंडी और आत्मविश्वासी रहती थी, लेकिन जब वो इस तरह शरारती मुस्कान देती, तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। शायद उसने रोहन की काबिलियत पहचान ली थी, इसलिए उसका रवैया बदल गया था। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। कुछ खास नहीं था, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। उसका शांत चेहरा देखकर विक्रम का पारा चढ़ गया। नाटक कर रहा है, ये तो साफ नाटक है, वह मन ही मन चिल्लाया। चलो, रोहन ने अपने दोस्तों की ओर इशारा किया और शिकारगाह के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उसे अब और शिकार करने में दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ के शिकारों को मारने में उसकी पूरी क्षमता की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आशीष ने जाते जाते विक्रम को बीच की उंगली दिखाए और रोहन के पीछे चल पड़ा।
रिया को उसका इस तरह मना करना कुछ नागवार गुजरा। गौतम ने रिया से कहा, दीदी, हम सब थक चुके हैं, अब लौटते हैं, आप लोग एंजॉय करते रहिए। रिया को रोहन का रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, बस सिर हिला दिया। रुको मेरे लिए। युवराज ने अपने हाथ की बंदूक से अलग होना नहीं चाहा, लेकिन जब सब चले गए तो वो दौड़ता हुआ उनके पीछे हो लिया। चारों ने प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अपनी बंदूकें जमा कर दीं। ताज़ी हवा से भरे खुले स्विमिंग पूल के पास ढेरों बीच चेयर्स लगी थीं। धूप पेड़ों से छनकर आ रही थी और सामने पहाड़ी झरना धूप में चमक रहा था। चारों ने खाली बीच चेयर खोजी और लेट गए। उनके हाथ व्यस्त थे ठंडी कट फ्रूट्स, स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ। साथ ही स्विमिंग पूल की ओर नजरें भी घूम रही थीं। जीवन कितना शानदार लग रहा था। आशीष और गौतम हंसते हंसते बत्तखों की तरह करकराने लगे। युवराज ने उन्हें घूरा, फिर नापसंदगी से सिर झटक कर रिया की ओर देखा। युवाओं का समय अच्छा होता है, हर कोई ऊर्जा से भरा रहता है। रोहन ने चश्मा पहने हुए सिगरेट के कश लेते हुए कहा, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हो। एक बार फिर वह नाटक कर रहा था। इस बार तो सामने कोई था भी नहीं। तभी आशीष पास आकर धीरे से बोला, भाई रोहन, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मुझे। आशीष ने सिर हिलाया। रोहन ने स्विमिंग पूल की ओर देखा, फिर मुस्कराकर बोला, जिसका फिगर सबसे अच्छा हो वही पसंद है। बेशर्म, तीनों ने एक साथ कहा। रोहन हंस पड़ा। तभी उसने देखा कि एक लड़का चोरी छिपे एक लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है। उसने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और अंगुलियों से फेंका। शून, पत्थर सीधा उस लड़के के हाथ पर जा लगा। आह! लड़का चिल्ला उठा और तुरंत हाथ पीछे कर लिया। क्या हुआ? रिया ने पीछे मुड़कर पूछा। कुछ नहीं, शायद कोई कीड़ा काट गया, वह हंसता हुआ बोला और हाथ छुपा लिया। रिया ने ध्यान नहीं दिया और पानी में खेलती रही। लड़का अपने हाथ को घूरता रहा जो अब सूज चुका था। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। कुछ देर बाद वह फिर से रिया के पीछे गया और हाथ बढ़ाया। रोहन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने इस बार एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से फेंका। चटाक! पत्थर सीधा उस जगह लगा जहां चोट सबसे ज्यादा महसूस होती है। आउच! उसकी चीख सुन सब चौंक गए। वो जमीन पर दर्द से तड़पता रहा। सब उसकी ओर दौड़े। कुछ नहीं, शायद फिर से कोई कीड़ा काट गया, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। रिया ने गौर किया, दोनों बार वही लड़का, वही बहाना। वह मूर्ख नहीं थी। उसने ऊपर देखा और किनारे पर बैठे रोहन से नजर मिली। रोहन ने हल्की सी मुस्कान दी। रिया को सब समझ में आ गया और वह उस लड़के से घिन खाने लगी। अब उसका खेलने का मन नहीं था। वह पूल से बाहर आए और रोहन और बाकी दोस्तों के पास आ गई। वो एक खाली बेंच पर बैठी, ड्रिंक ली और सबके साथ बात करने लगी, लेकिन जो हुआ था उसका जिक्र नहीं किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। शाम ढलते ही सबने अलाव जलाया। रिया पहले ही लोगों से शिकार साफ करवा कर रख चुकी थी। अब तरह तरह के ताजे मांस के टुकड़े सामने थे। जो भूनना जानते थे उन्होंने अपने हुनर दिखाने शुरू कर दिए, खासतौर पर लड़कियों के सामने। मजेदार खाने के साथ बियर चल रही थी। चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल था। लड़के लड़कियां छोटे छोटे ग्रुप्स में गा रहे थे, खेल रहे थे, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। करीब 9 बजे सब थक चुके थे और वापसी की तैयारी में थे। रिया ने सबका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाई। वो कुछ कहने ही वाली थी। बूम! दूर जंगल की तरफ से जोरदार धमाका हुआ। जमीन थोड़ी कांपी। क्या हुआ? सब स्तब्ध हो गए। निगाहें अंधेरे जंगल की ओर थीं। वहां कुछ साफ नहीं दिख रहा था। भीड़ के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी जंगल में हो रही हलचल का अंदाजा नहीं था। इसी बीच विवेक अग्रवाल आगे आया और रिया से बोला, मैं जाकर देखता हूं। ठीक है, संभल कर जाना, रिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया। विवेक मुस्कुराया और सामने के जंगल में दौड़ गया और अंधेरे में खो गया। विवेक तो उच्च स्तर का युद्ध कला साधक है ना? ऐसे समय में वही लोग काम आते हैं जिन्होंने युद्ध कला सीखी हो, एक अमीर लड़के ने ईर्ष्या से कहा। रोहन ने रात के काले आसमान की ओर देखा। वह थोड़ी देर रुका, फिर उसने राहुल और अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, इधर उधर मत जाना, मैं जाकर देखता हूं। भाई रोहन, ध्यान रखना, रिया ने चिंता से कहा। रोहन ने सिर हिलाया। उसने जमीन पर पांव टिकाया और उसका शरीर एकदम से ऊपर उठ गया। पेड़ों की शाखाओं पर हल्के से पांव टिकाते हुए वह एक विशाल वृक्ष की चोटी पर पक्षी की तरह जा पहुंचा। सब लोग आश्चर्य में रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साधारण दिखने वाला रोहन भी एक युद्ध कला साधक है। और उसकी ताक देखकर तो वह विवेक से कम नहीं लग रहा था। वास्तव में वह भी उच्च स्तर का युद्ध कला साधक था। और उसके कौशल को देखकर तो साफ था कि वह विवेक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। रिया की आंखों में चमक उभरी जब उसने पेड़ की चोटी पर खड़े उस व्यक्ति को देखा। रोहन ने दूर तक देखा और दिशा पहचानी। फिर उसने अपने पैरों में बल लगाया और पल भर में अपनी अद्भुत शक्ति का विस्फोट कर दिया।
धड़ाम, जैसे ही उसने पेड़ की चोटी पर पांव रखा, पूरी शाखा फट गई और लकड़ी के टुकड़े और पत्तियां आसमान से गिरने लगे। रोहन का शरीर तीर की तरह हवा में निकल पड़ा। वह पेड़ों के सहारे हवा में ही जंगल के भीतर तेजी से बढ़ता गया। अमीर लड़के और अधिकारी वर्ग के बच्चे उसकी चालों को देखकर दंग रह गए। यही थी असली शक्ति एक उच्च स्तर के युद्ध कला साधक की। अगर विवेक ये देखता, तो वह जरूर कहता कि यह सब दिखावा है। भाड़ में गए उच्च स्तर के युद्ध कला साधक। क्या सबके पास ऐसी शक्ति होती है? अगर ऐसा होता, तो शहर की हर छत पर लोग कूदते फांदते नजर आते। रोहन के जाने के थोड़ी देर बाद विवेक लौट आया। कुछ पता चला? रिया आगे बढ़कर बोली। विवेक ने सिर हिलाया, आवाज बहुत दूर से आई थी। मैंने आसपास सब देख लिया, कुछ असामान्य नहीं मिला। धड़ाम, उसके बोलते ही जोरदार धमाके से सबके कान गूंज उठे। एक पल के लिए माहौल अजीब सा हो गया। विवेक असहज हो गया। राहुल और उसके दोस्तों ने खुलकर ठहाके मारे। वे जरा भी शर्म नहीं कर रहे थे। इससे विवेक का गुस्सा और बढ़ गया। हंस क्या रहे हो? और रोहन कहाँ गया? तुम्हारे जाने के बाद वो भी देखने गया, रिया ने कहा। विवेक का चेहरा और बिगड़ गया। क्यों हर जगह यही घुस आता है? थोड़ा रुकते हैं, शायद रोहन कुछ जानकारी लेकर लौटे, एक लड़के ने सुझाव दिया। ठीक है, थोड़ा रुकते हैं, रिया ने सहमति दी। अल्पविराम। रोहन जंगल के बीच उड़ता गया। हर बार वह पेड़ों की टहनियों पर पांव रखता और आगे छलांग लगाता। असल में, साधारण उच्च स्तर के साधक भी इतनी ताकतवर चालें नहीं दिखा सकते। पेड़ की टहनियां नाजुक होती हैं। ज्यादा बल देने पर टूट जाती हैं, और कम बल देने पर छलांग नहीं लगती। पर रोहन में ताक भी थी और शरीर पर नियंत्रण भी। यही वजह थी कि वह सबको चौंका रहा था। कुछ दूरी पर जाकर उसने छलांग लगाई और जमीन पर हल्के से उतरा। यही आसपास होना चाहिए। उसने चारों ओर देखा। उसे कुछ अजीब लगा था। यहाँ अभी अभी लड़ाई हुई थी। धमाका बहुत तेज था। क्या ये युद्ध योद्धा थे? विचार आते ही वह घबरा गया। अगर सच में युद्ध योद्धा थे, तो मुझे यहीं से वापस लौटना चाहिए। लेकिन फिर वह रुका। पर युद्ध योद्धा लड़ते समय ऊर्जा बुलबुले छोड़ते हैं ना। अगर मुझे कुछ चाहिए हुआ तो? एक आवाज अंदर से कह रही थी कि ज्यादा जिज्ञासा ठीक नहीं, तो दूसरी कह रही थी बड़ा लाभ, बड़ा जोखिम। चलो, पहले देखकर आता हूं। अगर कुछ गड़बड़ लगी, तो भाग जाऊंगा। आखिरकार उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। 10 कदम बाद, जमीन पर गिरे पेड़ दिखने लगे। शाखाएं टूटी थीं, और कुछ पर जलने के निशान थे। जमीन पर कुछ गहरे गड्ढे भी थे। कुछ गड्ढों के किनारे जले हुए थे, कुछ पर बर्फ जमी थी। रोहन की आंखें खुली रह गईं। क्या ये युद्ध योद्धा की शक्ति थी? वह आगे बढ़ा और ठिठक गया। एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था, जैसे मर चुका हो। उसके पास कुछ ऊर्जा बुलबुले तैर रहे थे। रोहन को खुशी हुई, लेकिन तुरंत ही डर ने उसे जकड़ लिया। एक तीखी पीड़ा उसकी पीठ पर महसूस हुई। उसने बिना सोचे अपनी चाल का पूरा उपयोग किया। वह एक तरफ हट नहीं सका, तो शरीर को थोड़ा झुका दिया। स्विश! एक तलवार की धार उसके पास से हवा चीरती निकली। उसके कपड़े फटे और चमड़ी पर कट लगा। थोड़ा खून बहा। सौभाग्य से, जख्म बाहरी था, लेकिन खतरा टला नहीं था। उसी क्षण उसने हाथ घुमाया और एक छोटा जंतर बंदूक निकाल ली। उसने उसी दिशा में गोलियां चला दी, जहां से तलवार की चमक आई थी। धड़ 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 धड़। बंदूक खाली होने तक वह गोली चलाता रहा। फिर वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। मौत बहुत करीब थी। कौन था वो? उसे मुझे मारने की क्या जरूरत थी? जंगल में खामोशी थी, बस हवा में पत्तों की सरसराहट थी। कुछ मिनट बाद उसने धीरे से सिर बाहर निकाला। एक काली परछाई एक पेड़ के सहारे टिके खड़ी थी। हिल नहीं रही थी। उसके पास भी बुलबुले तैर रहे थे। उन बुलबुलों की रोशनी से रोहन ने देखा, वह आदमी शायद मर चुका था। क्या मैंने उसे मार डाला? क्या वह युद्ध योद्धा नहीं था? उसका दिल जानने को बेचैन हो उठा। पर वह सतर्क रहा। उसने अपनी ऊर्जा मुट्ठियों में समेट ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वह पास पहुंचा, तो देखा वह सच में मर चुका था। सिर में एक गोली थी, और बाकी शरीर पर भी कई। अगर ये जिंदा होता, तो इंसान नहीं होता। उसे चैन की सांस आई। उसने अपनी कमर छुई और हाथ देखा, खून से सना हुआ था। मैं तो मरते मरते बचा। क्या युद्ध योद्धाओं की दुनिया इतनी खतरनाक है? लोग जब चाहें, किसी को भी मार सकते हैं। उसने शव का चेहरा देखा, वह चैन से नहीं मरा था। चेहरे पर अब भी डर और हैरानी थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे मार दूंगा। रोहन की नजर बुलबुलों पर गई। उसने उन्हें उठा लिया। परिणाम: लाल ज्वाला शास्त्र। प्रारंभिक स्तर अग्नि प्रतिभा, अग्नि शक्ति गुना 2। रोहन ने जैसे ही 5 बबल्स उठाए, उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त बदलाव हुआ। स्पिरिट तारांकन 0.1 उसके शरीर में समाहित होते ही उसका मन बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यह एहसास कुछ ही पल के लिए रहा और फिर तुरंत खत्म हो गया।
उसके शरीर में कुछ अद्भुत परिवर्तन हो रहे थे। पहले जब वह आंखें बंद करता था तो उसे कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अब उसे धरती के ऊपर लाल रंग के अनगिनत छोटे छोटे कण महसूस हो रहे थे, जैसे जीवित आग की परियां। ये थे अग्निबल के कण। रोहन के शरीर में परिवर्तन पूरा होते ही अग्निबल के ये कण उसकी ओर उमड़ पड़े और उसकी त्वचा के रंध्रों से उसके अंदर घुसने लगे। लेकिन उन्हें कोई दिशा नहीं मिली थी, इसलिए वे शरीर में इधर उधर घूमते रहे। तभी एक स्मृति उसके मन में उभरी। लाल ज्वाला सूत्र, बल कौशल सूत्र। रोहन के दिमाग में एक छाया दिखाई दी जो इस सूत्र का अभ्यास कर रही थी। रोहन उसकी नसों को साफ देख पा रहा था जो उसकी रीढ़ से फैलकर पूरे शरीर में फैली थीं। अब अग्निबल को रास्ता मिल गया। अभी अभी मिले 2 अग्निबल बिंदु सबसे अनुशासित थे। वे बाकी कणों का नेतृत्व करने लगे और सभी को क्रम में रोहन की नसों में लेकर जाने लगे। वे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक पहुंचे। एक तेज लाल चमक उभरी। धड़ाम। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से गर्मी की एक लहर पूरे शरीर में फैल गई। उसके पुराने घाव तेजी से भरने लगे और कुछ ही पलों में पूरी तरह ठीक हो गए। गर्मी का गुबार उसके सिर के ऊपर से भाप की तरह निकला। जैसे जैसे भाप हवा में विलीन हुई, रीढ़ की हड्डी की लाल चमक भी मंद पड़ गई। सब कुछ शांत हो गया। रोहन के दिमाग के एक कोने में एक और छाया दिखाई दी। एक योद्धा तलवार थामे अभ्यास कर रहा था। उसकी तलवार पर अग्निबल लिपटा हुआ था और उसमें असाधारण शक्ति थी। ये था अग्निकिरण तलवार कौशल, बल युद्ध तकनीक। दृश्य गायब होते ही रोहन ने आंखें खोलीं। उसने अपने दिल की खुशी को दबाया और अपने गुणों के पैनल पर नजर डाली। वो हैरान रह गया। उसका गुण पैनल पूरी तरह बदल चुका था। ग्रेटर दैन बौद्धिक क्षमता 83, मानसिक शक्ति 12.1, प्रतिभा प्रारंभिक स्तर अग्नि प्रतिभा 10/300, बल 610 अग्नि 1 सितारा सैनिक स्तर योद्धा। सूत्र लाल ज्वाला सूत्र आधार 1/100। युद्ध तकनीक मूल युद्ध तकनीक मुक्का, तलवार, ब्लेड, चाल सभी में निपुणता बंदूक कौशल, छोटी उपलब्धि अग्निकिरण तलवार कौशल आधार 10/100। ज्ञान बुनियादी विषय पूर्णांक। कुल युद्ध शक्ति 132। मैं एक सैनिक स्तर का योद्धा बन चुका हूं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत किया। तो ये वाकई एक योद्धा था और मैंने इसे मार दिया। उसने नीचे पड़े शरीर की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। तभी उसे याद आया, पास ही एक और व्यक्ति गिरा था जिसने कुछ गुण बबल्स छोड़े थे। उन्हें जल्दी उठाना जरूरी था। सौभाग्य से असल में केवल कुछ ही पल बीते थे। वो जल्दी से उस ओर भागा। बबल्स पारदर्शी होने लगे थे लेकिन अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे। उसने उन्हें उठा लिया। ग्रेटर दैन प्रारंभिक स्तर हिम प्रतिभा, हिमबल तारांकन 1, गहरी हिम सूत्र, फैंटम आइज घूसा तारांकन 8। इस बार 4 बबल्स थे, पर स्पिरिट नहीं था। तो ये भी एक योद्धा था। गुण उसके शरीर में समाहित होते ही फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई। अब उसे हिम बल की ओर आकर्षण मिल गया। चारों ओर फैले बर्फ के कण उसके शरीर में समा गए। गहरी हिम सूत्र अब उसके दिमाग में क्रियाशील हो गई। उसके दिमाग में बैठी छाया ध्यान मुद्रा में थी। रोहन ने उसकी नकल करते हुए ध्यान की मुद्रा अपनाई और हिम बल को अपने शरीर की नसों में प्रवाहित किया। ठंडक इतनी गहराई से आई कि उसका शरीर कांप उठा। उसके चारों ओर जमीन पर बर्फ की परत जम गई, पर उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। उसने हिम बल को रीढ़ की निचली हड्डी में एकत्र किया। धड़ाम। हिम बल के वहां पहुंचते ही पहले से मौजूद अग्नि बल चौंक गया। आग और बर्फ दोनों एक दूसरे के विपरीत। इनके बीच टकराव तय था। लेकिन तभी दोनों के बीच एक रहस्यमयी ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसने दोनों बलों को शांत कर दिया। अब वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक संतुलित चक्र में बदल गए। उसी समय फैंटम आइज घूसे की जानकारी भी उसके दिमाग में समाहित हो गई। कुछ मिनट बाद रोहन ने आंखें खोलीं और लंबी सांस ली। बहुत खतरनाक था, आग और बर्फ एक साथ। अगर थोड़ा भी चूका होता तो खुद ही खत्म हो जाता। उसने सोचा कि अब घर जाकर उसे योद्धाओं पर गंभीरता से पढ़ाई करनी होगी। अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो वह नहीं बचेगा। वो ऊर्जा शायद उसी सिस्टम से आई थी, वरना कोई बूढ़ा गुरु अचानक आकर जान नहीं बचाने वाला। वो मुस्कुराया। खड़ा होकर उसने अपने कपड़ों से सूखे पत्ते झाड़े। तभी उसे जमीन पर जमी बर्फ की परत दिखी। बल तो सचमुच अद्भुत है। उसने पास पड़े दोनों योद्धाओं की लाशों की ओर देखा और उन्हें टटोलना शुरू किया। पहली लाश से एक मोबाइल और एक स्टील की छड़ मिली, लेकिन उसके हाथ में पहने बैंगनी काले दस्ताने चमक रहे थे। ये बढ़िया चीज है, घर ले जाकर देखता हूँ। फिर वह अग्नि तत्व योद्धा की ओर बढ़ा और उसकी जेबें टटोली। एक पुराना आईफोन, एक जिपो लाइटर, कुछ मरी हुई सिगरेट की डिब्बी। धूम्रपान करता था शायद। रोहन ने सब रख लिया। फिर उसने उसकी तलवार देखी, लाल चमकते चिन्हों वाली लंबी तलवार। ये तो शानदार है। उसने बिना हिचक उसे भी उठा लिया। माफ करना दोस्त, मौत के बाद कुछ साथ नहीं जाता, इसे समाज की सेवा मान लो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
लाशों की तलाशी लेकर जो कुछ भी हाथ लगा, सब लेने के बाद रोहन मुड़ा और वापस जाने लगा। वो काफी देर से ग्रुप से अलग था। अगर और देर होती, तो सुमीत और बाकी दोस्त उसे ढूंढने लगते। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो। रुको, रोहन का चेहरा सख्त हो गया। उसने इन दो योद्धाओं का सारा सामान ले लिया था। अगर कोई जांच करता, तो बहुत आसानी से उसका पता लग सकता था। क्या वो लाशों को जला दे? शायद यही एक रास्ता था। उसने दोनों शवों को एक गड्ढे में डाला और अपने शरीर में मौजूद अग्नि तत्व को सक्रिय किया। उसकी उंगली पर एक हल्की सी लौ नाचने लगी। तुम लोगों ने ये गड्ढा खुद ही बनाया था, अब इसका सही उपयोग हो रहा है। आजकल अंतिम संस्कार जलाकर करना ही चलन में है, प्राकृतिक, बिना जमीन बर्बाद किए। क्या कहते हैं, कीचड़ बनकर भी वसंत में फूल खिला देना। मरने के बाद भी इस जंगल में योगदान दे रहे हो, सोचो कितना सुंदर है ये। कुछ पल बड़बड़ाने के बाद उसकी नजर उस योद्धा पर गई जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। भावनाएं जटिल थीं। तुमने मुझे मारना चाहा, लेकिन मरे खुद। खैर, ये लाइटर और सिगरेट मेरे मानसिक कष्ट की भरपाई हैं। अब तुम्हें जला रहा हूं, क्योंकि मैं फिर भी एक अच्छा इंसान हूं। उसने उंगली झटका, लौ सीधे लाश पर गिरी। लाश धधक उठी। आग इतनी भयानक थी कि चंद सेकंड में ही दोनों शव राख बन चुके थे। सब कुछ खत्म। अब कोई ये नहीं जान सकता था कि आज रात यहाँ क्या हुआ। जो चीजें उसने ली थीं, वो भी किसी को पता नहीं चलती। अब लौट चलना चाहिए, पर सवाल था, ये दोनों रात में यहाँ लड़ क्यों रहे थे? क्या शौकिया? उसे कुछ समझ नहीं आया। इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने सिर हिलाया और वापस चलने को हुआ। लेकिन फिर कदम रुक गए। जिस पेड़ से वो अग्नि योद्धा टिका हुआ था, उसे देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो पेड़ के नीचे गया और ऊपर देखने लगा। पत्तों की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए हल्की छलांग लगाकर एक डाल पर जा पहुंचा। उसकी नजर टिक गई। एक बैग। वो झपट कर बैग नीचे लाया और जिप खोलकर देखा, उसमें भूसा भरा था। और उस भूसे के बीच था एक अंडा। क्या इनकी लड़ाई इसी अंडे के लिए थी? अब तो दोनों मर चुके थे, इसलिए सोचने का कोई मतलब नहीं था। अब ये अंडा उसका था। अल्पविराम। रोहन को गए आधा घंटा हो गया। अब तक वापस क्यों नहीं आया? कुछ अमीरजादे और अफसरों के बच्चे बोर हो चुके थे। हमने तुमसे रुकने को नहीं कहा। जाना है तो जाओ, शिकायत क्यों कर रहे हो? सुमीत ने चिढ़कर कहा। ये तो गलत है। हम तो उसकी फिक्र में रुके हैं। लेकिन रोहन को भी समझना चाहिए, इतने लोगों को इंतजार कराना ठीक नहीं। अगर कुछ नहीं मिला तो जल्दी वापस आ जाना चाहिए था, लक्ष्य बोला। हाँ, लगता है खुद को बड़ा योद्धा समझ बैठा है। एक युवक ने तंज कसा। कुछ और लोग बोलने ही वाले थे कि तभी जंगल से आवाज आई। मैंने कब कहा कि मैं कोई उन्नत योद्धा हूं? जब खुद ही नहीं कहा, तो स्वयंभू कैसे हो गया? युवक का चेहरा सख्त पड़ गया। रोहन ने उसकी ओर बेरुखी से देखा, फिर सबकी तरफ मुस्कुरा कर बोला, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल मुझे रास्तों की पहचान नहीं, तो थोड़ा भटक गया। सबका सिर घूम गया। जिसे रास्ते ही नहीं पता, वो जंगल में अकेले गया ही क्यों? जांच करनी थी या पिकनिक? लक्ष्य भैया, संभल कर बोलो। दूसरों की पीठ पीछे बात करने से बदनाम हो जाओगे। रोहन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। लक्ष्य ने नजरें फेर लीं। कव्या को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो पास आए और बोली, रोहन, कुछ मिला क्या? नहीं। चारों ओर घूमता रहा, आखिरकार वापस रास्ता मिल गया। कुछ भी नहीं दिखा। उसने सिर हिलाया। कव्या ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर बोली, तो चलो, अब लौट चलते हैं। रात हो गई है। कोई ऐतराज नहीं हुआ। सबने अपने वाहन लिए और पहाड़ी विला से विदा ली। वैसे जिक्र करना जरूरी है कि सबसे ज्यादा शिकार लक्ष्य ने पकड़ा था। क्योंकि रोहन बीच में चला गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा आगे रहा। उसे एक रहस्यमयी इनाम भी मिला। कव्या ने विदेश से लाया था, एक मानव आकार की गुड़िया। और वो भी महिला। लक्ष्य का चेहरा उस समय देखने लायक था। अल्पविराम। रोहन और सुमीत की गाड़ियां एक के बाद एक द्वारिका नगर में घुसी। सिग्नल पर रुकते हुए सुमीत ने शीशा नीचे किया और चिल्लाया, भाई रोहन, हम पहले जा रहे हैं। रिया को तुम छोड़ देना। ठीक है। घर पहुंचकर मैसेज कर देना। रोहन ने हाथ हिलाया। इंटरसेक्शन पर दोनों अलग हो गए। रोहन ने रिया को उसके घर छोड़ा। वो अमरपाली एनक्लेव नामक विला कॉलोनी में रहती थी। द्वारिका नगर में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं थी, और ऐसी कॉलोनियों की भी नहीं। रिया दरवाजे के पास खड़ी हुई, पंजों पर खड़ी होकर बोली, भाई रोहन, जल्दी घर पहुंच जाना। ध्यान रखना। जा रहा हूं। जल्दी सो जाना। देर से सोने से उम्र जल्दी बढ़ती है। रोहन मुस्कुराया और चल पड़ा। उम्र तो तुम्हारी ही बढ़ेगी। रिया ने मुंह फुला लिया। अल्पविराम। रास्ते भर रोहन तेज गाड़ी चला रहा था। बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर आज की कमाई गिननी थी। वो बैग जिसमें रहस्यमयी अंडा था, अग्नि योद्धा की तलवार और बाकी चीजें, ऑल वो पहले ही डिक्की में रख चुका था।
पहले रोहन सबसे तेजी से विला लौटा और चीजें छिपाईं, फिर वापस ग्रुप में शामिल हुआ। वरना इतने सामान की सफाई देना मुश्किल होता। खुशकिस्मती थी कि जब उसे शक्ति मिली तो उसकी चोट भी भर गई थी, नहीं तो वो भी छिपाना मुश्किल होता। उसने खून से सने और फटे कपड़े उतारे और मिलते जुलते रंग की शर्ट पहन ली। रात अंधेरी थी, किसी को पता नहीं चला। जल्दी में इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता था। कुछ बातें हैं जिन्हें ज्यादा सोचने पर सब साफ हो जाता है। शायद कव्या को शक हुआ हो, लेकिन सबूत नहीं था। बस अटकलबाजी तक सीमित रह गई। गाड़ी चलाते हुए रोहन आज की सारी बातें सोचता रहा। जब लगा कि सब ठीक है, तब जाकर चैन मिला। वो खुद को चोर जैसा महसूस कर रहा था। उसने सिर झटका। रात के समय सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। रोहन ने अपनी बाईं कोहनी खिड़की पर टिकाई, सिर हाथ पर रखा और एक हाथ से गाड़ी चलाने लगा। जब वो एक बिजनेस लेन से गुजरा तो उसकी नज़र एक चमकती हुई, रौनक भरी गली पर पड़ी। रात के 10 बजे थे, फिर भी सड़कें भरी हुई थीं। लोग हंस रहे थे, मजे कर रहे थे। युवक युवतियों का हाथ थामे रात भर मस्ती कर रहे थे। कितनी आज़ादी थी इसमें। एक आम इंसान की जिंदगी भी कुछ कम नहीं। यही सोचते हुए रोहन की नज़र एक जानी पहचानी आकृति पर जा टिकी। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोहन दी अल्टीमेट गॉड के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।